नमस्कार। आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं आज स्वप्न और संदेश। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का रचना है। प्रस्तुत करता अरविंद बौद्ध। स्वप्न स्वप्न स्वप्न, सपनों में छिपा है सृजन। सपनों की मूर्ति छवि होते विचार हैं, जिनसे जन्मा कर्म करता निर्माण है। विचारों से पैदा होते हैं कर्म। 30 सितंबर 2001 को मैं रांची झारखंड से बोकारो जा रहा था। जिस हेलीकॉप्टर में मैं सवार था, उतरने से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिससे वह जोरदार झटके के साथ ज़मीन पर आ गिरा। पर उसमें सवार हम सभी यात्री बाल बाल बच गए। मैंने ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। इस घटना से जरा भी विचलित हुए बिना अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बोकारो में छात्रों को संबोधित करने चल दिया। रात में डॉक्टरों के एक दल ने मुझसे कहा कि दुर्घटना के आघात को हल्का करने के लिए मुझे दवा लेनी चाहिए। उसके कहने पर मैंने दवा ले ली, जिसके असर से रोज़ सोने के समय यानी रात 1 बजे से काफ़ी पहले ही मुझे नींद आ गई। सवेरे मैं हर रोज़ 6 बजे उठ जाया करता हूँ, मगर उस दिन 8 बजे के बाद ही जाग पाया। उस रात मैं नींद में भी बेचैन रहा। जागते सोते के बीच विचारों की एक रेलगाड़ी सी रात भर चलती रही। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति अर्थात मानव जाति हिंसा से इस हद तक विभाजित क्यों है। उस रात मैंने अपनी कल्पनाओं में ऐसे 5 लोगों का आपस में बातचीत करते सुना, जो मानव की बेहतरीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। उनकी बातचीत से मैंने अपने प्रश्नों का जवाब तलाशना चाहा। इस अनुभव में जो दरअसल किसी सपने से भी कहीं ज़्यादा तीव्र अनुभूति लिए था, लेकिन बेहतर शब्द न मिलने की वजह से इसे मैं स्वप्न ही कहूँगा। मैंने खुद को एक रेगिस्तान में पाया, जहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत पसरी हुई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और रेगिस्तान चांदनी में नहाया हुआ था। 5 आदमी, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन तथा खलीफा उमर एक घेरा बनाकर खड़े थे। तेज हवा में फहराते उनके धवलित वस्त्र पवित्र एवं शोभायमान लग रहे थे। मैं सम्राट अशोक के बराबर में खड़ा हुआ खुद को बौना महसूस कर रहा था। अशोक ने 2 जीवन जिए थे, एक क्रूर विजेता का और दूसरा एक रहमदिल शासक का। मैं उस अशोक के साथ खड़ा था
जो अभी जीत कर लौटा था, लेकिन उसे इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कलिंग युद्ध में 3 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और लगभग इतने ही घायल हुए थे। मैंने देखा कि सभी लोग अशोक को देख रहे थे, जो घुटनों के बल और अपना कवच तथा ताज उतार चुके थे। उनके पीले पड़े चेहरे पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्होंने चमकते शीतल चंद्रमा को निहारा और धरती माँ पर बरसती ईश्वरीय कृपा को देखा। फिर उन्होंने उस भयानक दृश्य को देखा जिसे उन्होंने रचा था और जिसमें हर तरफ रक्त ही रक्त बह रहा था। सौंदर्य और दहशत के उस क्षण में, उजली चांदनी और जमीन पर बिखरे दुख दर्द से भरे क्षण में, जबकि स्वयं प्रकृति उसके खिलाफ बोलती प्रतीत हो रही थी। जो उनका किया धरा था, अहिंसा धर्म का जन्म हुआ। सम्राट अशोक ने इस शिक्षा के आधार पर मानव जाति में प्रेम का प्रसार करने के ईश्वरीय आदेश को स्वीकार कर लिया। मैं वहाँ खड़ा था, हैरान हो रहा था। क्यों हुआ कलिंग युद्ध, और फिर क्यों हुई महात्मा गांधी की और अब्राहम लिंकन की हत्या तथा उनके जैसे अन्य कई हुतात्माओं की भी? क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी कृति में कोई चूक हो गई? क्या दूसरे सृजन के लिए मानव जाति का विनाश अव्यय संभावी है? उस दीप सन्नाटे को भंग करते हुए महात्मा बोले, मित्रों, जो दीप संदेश हमें सुनाई दे रहा है वह सर्जन का संदेश है। चूँकि हम सभी धरती ग्रह के निवासी हैं, इसलिए हम मानवता को संदेश दे सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग नस्लों, धर्मों और भावनाओं के लोग शांतिपूर्वक, सौहार्द तथा संपन्नता के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ ऐसी अद्भुत विशेषता दी है जिसे अपने कर्मों तथा विचारों से हम मानवता को सौंपते हैं। क्या यह सचमुच काम करती है या कोई अन्य दिव्य संदेश या शिक्षा है? दिव्य सौंदर्य को मनुष्यों की आत्मा में प्रवेश करना, जिसे शरीर तथा मस्तिष्क में प्रसन्नता का संचार हो, क्या ऐसा संभव है? अशोक ने कहा, मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है, और वह यह कि किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। असली विजय तो शांति का साम्राज्य है। खलीफा उमर बोले, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद मैंने जाना कि सभी इंसान बराबर हैं। दूसरों को आपके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना बेतुकी बात है। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है, ईश्वर की एकमात्र सत्ता। खलीफा उमर ने खुद की हैसियत को कभी उन खास अधिकारों के आईने से नहीं देखा था जो उन्हें प्राप्त थे। उनके लिए तो शासन चलाना पवित्र भरोसे की तरह था, और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि यह भरोसा किसी भी तरह से टूटे नहीं। अब आइंस्टाइन की बारी थी। मैं अपने दोस्त वर्नर हाइवर्स वर्ग के विचार दोहराना चाहूँगा।
आप जानते ही हैं कि पश्चिम में हमने एक विशाल समुद्री जहाज़ का निर्माण किया है। उसमें हर तरह की सुख सुविधाओं, लेकिन एक चीज़ नदारत है, उसमें कोई दिशा सूचक नहीं जो हमें बता सके कि किस दिशा की तरफ बढ़ना है। टैगोर तथा गांधी और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों को यह दिशा सूचक मिल गया था। इस यंत्र को मानव रूपी जहाज में क्यों नहीं रखा जा सकता, जिससे कि दोनों की मकसद पूरे हो सके। इस पर महान अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गुलामी प्रथा के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था और जिनका जीवन कई मायनों में महात्मा के ही समान था, बोले, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्रसन्नता एक परिवार के विभिन्न स्तरों पर संबंध होने से मिलता है, ईश्वरीय कृपा से नहीं। ईश्वरीय कृपा से ही मानव जीवन को आनंद की प्राप्ति होती है। धरती पर ईश्वरीय जीवन के दो तत्व प्रसन्नता और आनंद है। शायद लोगों और राष्ट्रों के बीच इतना संघर्ष इस कारण से है कि समृद्धि बटोरने की अपनी चाह के चलते हमने इन दो तत्वों को बिसरा दिया है। हमें खुद से यह जागरूक और ज़रूर पूछना चाहिए कि मानव चेतना की क्या भूमिका है। क्या राजनीतिक सोच, वैज्ञानिक सोच तथा धर्मशास्त्रीय सोच में उनकी कोई भूमिका है? क्या जीवन व्यापार में आध्यात्मिकता की स्वीकारता है? महात्मा गांधी ने ऋषि अष्टावक्र को याद किया। उन्होंने कहा था, हे मेरे पुत्रों, तुम स्वयं एक चेतना हो जिसके भीतर से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और जो तुमसे अलग नहीं है। तो फिर किसके भी स्वीकार या अस्वीकार होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। आइए शोषण और संघर्ष को त्याग शांति तथा समृद्धि को जीवन कर्म का अंग बनाएं। इस ग्रह के लिए यही हमारा संदेश है। हम जो कुछ भी करें, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित करें, वह मानवता की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। अगली सुबह मैं चाय पीते हुए इस विचित्र स्वप्न के बारे में सोचता रहा। क्या होता अगर जो हेलीकॉप्टर कुछ अधिक ऊंचाई पर नियंत्रण खो देता। मेरी इस दुर्घटना से कुछ घंटे पहले ही एक महत्वपूर्ण नेता तथा कुछ प्रतिभावान पत्रकारों को ले जा रहा हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वे सभी लोग मारे गए थे। मैं सौभाग्यशाली था जो बच गया। और फिर रात को यह विचित्र अनुभव, क्या यह मेरे लिए कोई संदेश लेकर आया है? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खिड़कियों से बाहर झाँका। सूरज चढ़ गया था और पूर्वाई बह रही थी। मैं हमेशा ही प्रकृति के नज़दीक रहा हूँ और उसे हमेशा एक दोस्त की तरह पाया हूँ जो बगैर किसी संकोच के बस देना ही जानती है। आम के उस पेड़ की तरह जिस पर लोग पत्थर फेंकते हैं, उसकी शाखाओं को तोड़ डालते हैं, मगर इसके बावजूद वह थके हारे मुसाफिरों को छांव, भूखे
को फल देता है। रामेश्वरम, थुबा या चंडीपुर का समुद्र रहा हो, पोखरन का रेगिस्तान हो अथवा हैदराबाद की अनगढ़ चट्टानें, प्राकृतिक ने हर उस जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जहाँ मैं काम करता हूँ। इस वजह से हमें हमेशा यह बात याद रहती है कि प्राकृतिक की सभी कृतियों में दिव्य शक्ति छिपी है। मैं अपने स्वप्न के बारे में सोच विचार करता रहा, जबकि मानव जाति में विनाश की ज़बरदस्त क्षमता मौजूद है। इतिहास बताता है कि अच्छी ताकतों से मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कड़ा संघर्ष किया। इस तरह एक तरफ हमारे सामने गांधी तथा अन्य समान महापुरुष, संत, महात्मा और शिक्षक हुए हैं जिन्होंने सुखी तथा मूल्य आधारित जीवन की शिक्षा दी, जबकि दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध में लाखों लोगों की मौत पर अणुबम गिराए जाने की घटनाएं, जिसने भरे पूरे 2 शहरों को बर्बाद कर डाला। बोस्निया संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में मौतों का सिलसिला अब भी जारी है और 11 सितंबर 2001 को तो आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अभूतपूर्व ढंग से हमला कर कहर बरपाया। अपने देश में भोपाल गैस त्रासदी को ही ले लें, जिसमें एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की लापरवाही के चलते 30,000 लोग मारे गए थे और कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में हजारों लोग की मौत नींद सुलाए जा रही है। 13 दिसंबर 2001 को जब भारत के कई नेता संसद के भीतर थे तो आतंकवादियों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिए। यह सब कहाँ जाकर रुकेगा? क्या हमारी नियति में अपने ही हाथों अपना विनाश कराना लिखा है? नहीं, हमें इन सब का अस्थायी समाधान खोजना ही होगा। मुझे जीवन वृक्ष नामक अपनी वह कविता याद आ रही जो मैंने कुछ वर्ष पूर्व लिखी थी। तुम मानव जाति मेरी श्रेष्ठ कृति, तुम जियो जियो और जियो, तुम दो और देते रहो तब तक जब तक तुम बंध न जाओ एक डोर में। खुशी और गम की डोर में प्रेम अविरल है, प्रेम ही है मानवता का अभियान, जिसे तुम हर रोज़ देखोगे जीवन वृक्ष में। तुम सीखो और सीखो, तुम मानव जाति में श्रेष्ठ कृति हो। अपने स्वप्न में जिस 5 महापुरुषों को मैंने देखा था वे अलग अलग काल में हुए थे। आधुनिक संसार में ऐसे इंसान बहुत कम ही होंगे जो उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मस्तिष्क की प्रकृति को समझने से पैदा होती है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने महाभारत को पढ़ा है और अगर हाँ तो उसका कौन सा चरित्र मुझे सबसे प्रिय है। उस महाकाव्य में बहुपक्षीय चरित्र मानव सभ्यता के स्वभाव के लगभग सभी पहलुओं, अच्छे तथा बुरे दोनों को खूबसूरती दर्शाते हैं। मैंने उन बच्चों को बताया कि मैं महात्मा विदुर के चरित्र से खासा प्रभावित हुआ, जिन्होंने सत्ता की गलत हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई और
जिसमें अधर्म की ज्यादतियों के विरुद्ध उस स्थिति में भी मोर्चा खोलने का साहस था जब बाकी सभी ने हथियार डाल दिए थे। आज हमारे नेताओं में से ऐसे एक भी विदुर को ढूंढ पाना कठिन है। इतने ज्ञानी मनुष्य के होने की कल्पना भी कर पाना मुश्किल है, और उस ज्ञान की दशा को प्राप्त होने की लक्ष्य बनाना तो इससे भी ज़्यादा दुरूह है। वर्तमान में सार्वजनिक जीवन का स्तर तो और भी निरुत्साहित करता है। बातचीत का छिछला स्तर और अहंकार, लाचार, ईर्ष्या, नफरत, क्रूरता, लोभ, भय, चिंता तथा अशांति भी यही मानव जागृति है। मैंने अपने भीतर एक नई संकल्पित शक्ति की सुबह होती महसूस की थी। एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मैंने तय किया कि मैं भारत की सच्ची तस्वीर को यहाँ के बच्चों में तलाशूँगा। निर्णय के उस क्षण में मेरा अपना कर्तव्य और स्वयं मैं मानव पृष्ठभूमि में चले गए। मेरा वैज्ञानिक करियर, मेरी टीम, मेरे पुरस्कार सब के सब गौण हो गए। मैंने उस शाश्वत मेघा का अंश बनने की ठानी जो स्वयं भारत है। मैंने हंसते चहकते बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाकर स्वयं से पार जाकर अपने भीतर को खोज पाने की, अर्थात अपने ही भीतर मौजूद स्वयं को उच्च धरातल को तलाश लेने की उम्मीद जगाने की सोच ली। कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग चरणों से गुजरता है। डॉक्टर YNW आयर ने अपनी पुस्तक मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी में इन चरणों को दिलचस्प ढंग से विभाजित किया है। धावक या खिलाड़ी का चरण, योद्धा का चरण, सत्ताधारी चरण और महापुरुष का चरण। मुझे लगता है कि राष्ट्र भी इसी तरह से अलग अलग दौर से गुजरते हैं, और इसी वर्गीकरण को राष्ट्र की स्थिति में देखें तो अंतिम 2 चरणों को मैं बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई और स्वानुभूमि चरण के नाम से पुकारता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये चरण सिलसिलेवार हो, इसका साथ साथ भी अस्तित्व हो सकता है जिसमें एक पक्ष अन्य के मुकाबले अधिक हावी हो। कोई भी राष्ट्र अपनी आज़ादी के संघर्ष से उबरकर जब धावक चरण में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा से सराबोर होने के कारण प्रदर्शन तथा उपलब्धियों की दौड़ में शामिल हो जाता है। जापान, सिंगापुर और मलेशिया में यही हुआ है। इस चरण को जोड़ने के बाद एक देश योद्धा के चरण में पहुंचता है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व के भाव से भरा पूरा वह राष्ट्र दूसरों के मुकाबले स्वयं की बेहतर स्थिति को दर्ज भी करवाना चाहता है, और कभी कभी वह उन्हें पराभूत कर ऐसा करता है। ऐसे में उसका अहम ही उसे संचालित करता है। इस चरण से गुजरने के दौरान लोग अपने मुकाम तक तथा उपलब्धियां हासिल करने की दौड़ में व्यस्त रहते हैं, और
जैसा डायर ने भी लिखा है कि जब तुम्हें चिंता आ घेरती है, दूसरों की अपनी उत्कृष्टता का लोहा मनवाना ही मनुष्य ध्येय होता है। अगले चरण अर्थात बड़े भाई के दौर तक आते आते अहम भाव में कुछ ठहराव आ चुका होता है और कई प्रौढ़ता के चलते जागरूकता उन्हें दूसरे देशों तथा समाजों के लिए क्या महत्वपूर्ण है यह सोचने की प्रेरित करती है। इस चरण में भी राष्ट्र उपलब्धियों के भाव से तो भरा होता है, परंतु वह अपनी ताकत को जानने के लिए बेचैन नहीं होता। उनकी मूल सोच तब दूसरों की स्थिति में सुधार लाने की होती है। पूर्व सोवियत संघ ने कुछ देशों में विकसित गतिविधियां प्रारंभ कर यही भूमिका निभाई थी। जिस तरह किसी व्यक्ति के लिए योद्धा के चरण से निकलकर बड़े भाई की भूमिका ओढ़ना कठिन काम है, उसी तरह राष्ट्रों के लिए भी यह दौर लाभकारी होने के साथ साथ कठिन भी हो जाता है। इस बड़े भाई की भूमिका वाले चरणों से बढ़कर भी एक चरण है। इसमें पहुंचकर ही कोई राष्ट्र अपना वास्तविक सार तलाश पाता है। यहाँ तभी पहुंचा जा सकता है जब किसी राष्ट्र को यह समझ आ जाती है कि यह धरती किसी एक देश की बपौती नहीं है, बल्कि सभी की है, और जब उसके नागरिक अन्य इंसानों के प्रति अपने दायित्व को बखूबी समझ लेते हैं, इसे स्वानुभूति का चरण कहा जा सकता है और भारत के पास इसे प्राप्त करने की क्षमता निश्चित रूप से हो सकती है। लगभग 43 वर्षों के अपने कार्यकाल में मैंने कई संस्थाओं को अपनी कर्मभूमि बनाया है। परिवर्तन महत्वपूर्ण है, इससे नए विचार आते हैं। ये नए विचार ही कुछ नया सर्वनात्मक कार्य करने वाले हैं। 15 अगस्त 2001 को मैंने फिर से बदलाव करने का फैसला किया। मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने इरादे से अवगत कराया। मैंने इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर उन्हें मुझे कार्य मुक्ति कर देने की बात कही थी, लेकिन तब उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपना काम जारी रखूं, और उनकी बात रखी भी गई। रॉकेट के क्षेत्र में बीता मेरा पूरा जीवन जैसे विभिन्न चरणों में बट गया। हर चरण को रॉकेट के कुछ आगे ले जाकर के उसके प्रक्षेपण पथ में डालने के बाद अलग अलग कर दिया जाता है। मैंने सन 1963 से 1982 के दौर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम किया। सन 1980 में भारत ने अपने पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया, जिसने रोहिणी उपग्रह को
उसकी कक्षा में भेजा और इस तरह हमारा देश विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। मैंने SLV-3 अभियान के परियोजना निर्देशक के तौर पर टीम का नेतृत्व किया। हमारे इस प्रयास में सफलता ने देश को उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी तथा नियंत्रण, मार्गदर्शन, प्रोपल्शन और एरोडायनेमिक में विशेषताएं दिलाने के साथ साथ विभिन्न रॉकेट प्रणालियों का डिज़ाइन तैयार करना भी सिखा दिया। इस सबसे बढ़कर इस परियोजना ने संगठन को अलग अलग संस्थाओं जैसे अनुसंधान तथा विकास, R&D, प्रयोगशाला, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग के आधार पर डिज़ाइन विकसित और प्रबंधन प्रणालियों में बेहतर क्षमताएं विकसित की। साथ ही इस कार्यक्रम ने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में नेतृत्व भी तैयार किया। इस परियोजना से जुड़े कई लोग आज विभिन्न अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कार्यरत हैं। यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान अध्यापकों से नेतृत्व के गुण सीखे थे। वे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। यह मेरे लिए सीखने तथा ज्ञान बटोरने का समय था। दूसरे चरण की शुरुआत सन 1982 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से मानी जा सकती है। यहाँ भी प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था STCR तथा परमाणु अप्रसार संधि NPT जैसे उपकरणों के जरिए प्रौद्योगिकी की मनाही की पृष्ठभूमि में टीम भावना ही प्रमुख थी। मुझे ऐसे कई दलों और प्रयोगशालाओं में काम करने का अवसर मिला जहां हमने सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्षेपास्त्रों के डिज़ाइन, विकास, उत्पादन और परिचालन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस प्रकार के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्षेपास्त्रों भारत को किसी भी देश से नहीं मिल सके, भले ही उस देश के साथ हमारे कितने भी दोस्ताना संबंध क्यों न हो। इसी अवधि में उत्कृष्ट क्षमताओं से युक्त 3 नई प्रयोगशालाएं तैयार हुई। इसमें एक हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RDI प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी से संबंधित, दूसरी मुख्य भूमि पर तथा तीसरी एक द्वीप पर जो बंगाल की खाड़ी के तट पर चंडीपुर के नज़दीक स्थित था। इसके अलावा प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इजाद की गई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की बदौलत देश प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के दबावों से मुक्त होकर एक प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में उभरा। हमारी टीम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ICBS समेत किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का निर्माण कर सकती थी। इस चरण के दौरान मुझे कई महत्वपूर्ण सफलताएं और कुछ असफलताएं भी मिली। मैंने इन असफलताओं से सीखा, साहस के साथ उसका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार किया। यह मेरा दूसरा चरण था जिसने मुझे सफलताओं के बीच प्रबंधन जैसा महत्वपूर्ण सबक सिखाया। तीसरा चरण आणविक ऊर्जा विभाग DAE तथा
DRDO और सशस्त्र सेना के बीच ज़बरदस्त तालमेल से भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बनाने के अभियान में भागीदारी का हो सकता है। यह अभियान भी पूरी तरह सफल रहा, लेकिन जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पिछले 25 वर्षों में मुझे किसने सबसे ज़्यादा खुशी दी, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब मैं हृदय रोगियों को अपने धमनियों में कमाल राजू कोरोनरी स्टेंट्स लगाए हुए हैं, विकलांग बच्चों को लाइट वेल्ट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोरेटिसी FRO कैलिपर्स प्लाने लगाने के बाद उनकी तकलीफ़ों को कुछ हल्का होता देखता हूँ। ये दोनों ही प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी की मदद से हमें मिले हैं। उस चरण के दौरान मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान तथा आकलन परिषद TIFAC का 2 कार्यकालों तक लगभग 8 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। इस अवधि में कुल मिलाकर 500 विशेषज्ञों के कार्य दलों के काम के आधार पर प्रौद्योगिकी विज्ञान सन 2020 को तैयार किया गया। इन कार्य दलों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 5000 वैज्ञानिकों और तकनीकविदों के प्राप्त जानकारी की मदद से यह काम किया था। बाद में प्रौद्योगिकी विज्ञान दस्तावेज़ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को मिलाकर भारत सहस्त्रवादी मिशन AIS 2020 तैयार किया गया। नवंबर 1999 में जब मैंने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पदभार संभाला तो मेरे सामने इस योजना के विस्तार करने तथा कार्य रूप देने की चुनौती थी। वास्तव में यह भारत को विकसित राष्ट्र में तब्दील करने का रास्ता दिखता था। देश के लिए मानो यह दूसरी अंतर्दृष्टि है। शिक्षा, कृषि तथा कई गांवों को मनोन्मुख विकास कार्य फिलहाल प्रगति पर है। इस विषय पर सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कैबिनेट का दस्तावेज पेश किया जा चुका था। इस तीसरे चरण के दौर संस्थागत भागीदारी से प्रौद्योगिकी के स्तर पर ऊर्जा बटोरना, समाज की ज़रूरतों के मुताबिक तकनीकों का अनुकूलन और देश के लिए अंतर्दृष्टि तैयार करने के कार्य में मैं व्यस्त रहा। 30 सितंबर 2001 की हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने मुझे एहसास कराया है कि तीसरे चरण को त्यागने का समय भी अब आ गया है। इस विचार ने फिर 2 अक्टूबर को और जोर पकड़ा जब महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मैंने केरल में कोलम में माता अमृत आनंदमयी के आश्रम में गया। उन्होंने नेताओं तथा उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए शिक्षा और अध्यात्म के एकीकरण पर जोर दिया। 12 अक्टूबर 2001 को जबकि सूर्य के चारों ओर मुझे 17वीं परिक्रमा पूरी करने में 3 दिन बाकी थे, मैंने प्रधानमंत्री को अपने अवकाश प्राप्त करने के इरादे के बारे में औपचारिक रूप से बताया और 1 महीने के भीतर ही कार्य मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। इस बार वे कुछ नरम पड़े और मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस बीच मैं स्कूलों में जाता आता रहा। कई राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा तथा झारखंड और तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों की यात्राओं के दौरान मैंने हजारों स्कूली बच्चों को अंतिम गिनती तक यह संख्या 50,000 तक जा पहुँचती थी।
संबोधित किया। मैंने पाया कि मैं इस आयु वर्ग के साथ अच्छी तरह संवाद स्थापित कर पाता हूँ। उनकी कल्पनाओं की उड़ानों में उनका साथ देने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होती। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि उनके साथ मेल जोल बढ़ाकर मैंने महसूस किया कि मैं उनके मन में विज्ञान के प्रति अलग जगा सकता हूँ और इसके ज़रिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान से जोड़ सकता हूँ। क्या यह मेरा चौथा चरण होगा? क्या मैं सफल रहूँगा? मैं सचमुच इस बारे में कुछ नहीं कह जानता, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वह यह कि सपनों के प्रति संकल्पबद्ध होने से बढ़कर कोई ताकत धरती पर तो क्या स्वर्ग में भी नहीं है। सपनों में वह ऊर्जा समाई होती है जो दिलों में रहती है और सपने ही आध्यात्मिक तथा भौतिक पदार्थों को एक साथ लाते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से शोध तथा अध्ययन से जुड़ना चाह रहा था। इसी उद्देश्य से तथा स्कूली बच्चों के संपर्क में रहने की अपनी इच्छा के चलते मैं अन्ना विश्वविद्यालय में, जो मेरा अपना विश्वविद्यालय भी रहा है, में जुड़ गया हूँ। रचनात्मकता और ऊर्जा से लबालब भरे युवाओं के बीच होना कितना सुखद एहसास होता है। इस विशाल ऊर्जा का रचनात्मक तरीके से राष्ट्र निर्माण की राह पर मार्गदर्शन करने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस देश के बड़े लोगों पर है। हम अतीत में गंवाए जा चुके अवसरों तथा असफलताओं के कारण नुकसान की भरपाई किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यात्म का शिक्षा के साथ समन्वय आवश्यक है। मैंने स्वानुभूति को केंद्रित करना होगा। हम सभी को अपने अपने उच्च बौद्धिक धरातल के प्रति जागरूक बनना होगा। हम महान अतीत को उज्जवल भविष्य से जोड़ने वाली कड़ी है। हमें अपनी सुप्तावसव में पड़ी आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित करना होगा ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके। रचनात्मक प्रयास में रत ऐसी मेघाओं का प्रकाश इस देश में शांति, समृद्धि और सुख लाएगा। तो इन्हीं के साथ आज चरण समाप्त होता है। तो आपसे दोस्तों निवेदन है, शुक्रगुजार है कि आपने इस ऑडियो को पूरा सुन रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो मैं लोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।